संसाधनों को लूटते थे, बदनाम यहां का आम नागरिक होता था। हर प्रकार की अवैध और अनैतिक गतिविधियों का संचालन सत्ता के संरक्षण देने वाले वे माफिया करते थे। बदनाम भी जनपद होता था और आर्थिक स्थिति भी खराब होती थी, न केवल यहां के नागरिकों की बल्कि पूरे जनपद की। विकास के पायदान पर सबसे पीछे की श्रेणी में जो देश के अंदर 600 जनपदों में से सबसे बीमार 100 जनपदों की सूची प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीति आयोग के माध्यम से जारी करवाई थी, उनमें से बहराइच एक जनपद था। लेकिन बहनों और भाइयों, आज जब बहराइच की इस विकास यात्रा को हम देखते हैं, कोई सोचता था कि बहराइच का बीमारूपन हर उस भारतीय को चिंतित करता था। बहराइच के बच्चों के असमय बीमारी की चपेट में आना हर एक नागरिक के लिए चिंता का विषय था। और वह हर व्यक्ति जो 1000 वर्ष पहले महाराजा सुहेलदेव के शौर्य से परिचित रहा होगा, वह हर व्यक्ति जिसने महाराज बालार्क ऋषि के साधना और सिद्धि को देखा होगा, अनुभव क्या होगा, वे हर व्यक्ति चिंतित हुआ करते थे। 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर के अमर बलिदानी महाराजा बलभद्र सिंह चौहलारी के बलिदान को जिसको मरण होगा, वह हर व्यक्ति चिंतित होता था। चिंतित नहीं होते थे तो ये कांग्रेसी और समाजवादी नहीं होते थे, क्योंकि विकास इनके एजेंडे में कभी नहीं था। इनके लिए एक वंश का विकास, एक परिवार का विकास, का स्वयं का विकास हो, यही इनके एजेंडे का हिस्सा था। और यही कारण था इन्होंने बहराइच की ओर ध्यान नहीं दिया। बहराइच की तरह अन्य जनपदों पे ध्यान न देने के कारण धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। बहनों और भाइयों, आज जब मैं बहराइच को देखता हूं, विकास की परियोजनाएं कोई सोचता था जिस राजा सुहेलदेव को स्वतंत्र भारत में सबसे सम्मान मिलना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। जिस महाराजा सुहेलदेव के स्मृति में मेले लगने चाहिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मेले नहीं आयोजित किए, बल्कि भारत को रौंदने के लिए, भारत को अपमानित करने के लिए, बहराइच को और मां पाटेश्वरी धाम को लूटने के लिए जो विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी आया था, इन लोगों ने उस गाजी के नाम पर गाजी मियां का मेला लगाना प्रारंभ कर दिया था। हमारी सरकार जब आई, हमने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा, यूपी की धरती पर ये नए भारत का नया यूपी है और नए भारत के नए यूपी में किसी विदेशी आक्रांता के स्मारक को भी हम स्वीकार नहीं करेंगे और उसके नाम पर कोई मेला और कोई आयोजन भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। मैं अभिनंदन करूंगा बहराइच वासियों का, जिन्होंने गाजी के नाम पर होने वाले आयोजन को पूरी तरह रोक दिया है और आने वाले समय में भी गाजी के नाम पर कोई आयोजन न हो, इसका हम पुख्ता व्यवस्था करें। आयोजन होना चाहिए महाराजा सुहेलदेव के नाम पर। जो काम कांग्रेस और सपा नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनको तो कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने और गाजिया का मेला कराने से ही फुर्सत नहीं था।
ये लोग क्या करते। लेकिन भारत माता के उस अमर नायक महाराजा सुहेलदेव के नाम पर आयोजन और उनका भव्य स्मारक उसी स्थान पर, जिस स्थान पर उन्होंने सालार मसूद गाजी को मारा था, और इतिहास में भी मारा ही नहीं, उस गाजी को ऐसी मौत मारा था तो इस्लाम में सबसे खराब मानी जाती है, सबसे खराब मानी जाती है। वह मौत की सजा दे करके भारत के शौर्य का परचम लहराने का काम महाराज सुहेलदेव ने किया था। महाराज सुहेलदेव की स्मृतियों को वर्तमान और भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने महाराजा सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाया चित्तौड़ा नामक स्थान पर। भव्य स्मारक जो कार्य 1947 में होना चाहिए था, 48 में होना चाहिए था, वह कार्य मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनने के बाद ही ये काम हो पाया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज बहराइच अपने गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। आज बहराइच में राजा सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज है, महर्षि बालार्क के नाम पर हॉस्पिटल का नाम है। आज बहराइच से लखनऊ तक 4 लेन की सड़क के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत हुई है, और आज तो बहराइच एक बार फिर से नए बहराइच के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 102 किलोमीटर की बाराबंकी बहराइच एक्सेस टोल 4 लेन कॉरिडोर के निर्माण के लिए, यानी सड़क निर्माण के लिए 7,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने स्वीकृत किए हैं। 7,000 करोड़। और भाइयों, इसके साथ ही 115 करोड़ की घाघरा सरयू पर बाढ़ बचाव की 22 परियोजनाओं को हमने यहां के लिए स्वीकृत किया है। रुपईडीहा सीमा पर एक बड़ा लॉजिस्टिक कॉरिडोर को विकसित करने की योजना ये भी वहां पर तैयार की गई है, नेपाल बॉर्डर पर। और इन सब कार्यों के कारण अब मैं कह सकता हूं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बना है हमारा बहराइच। यानी बहराइच में अब पूरे देश के अंदर अब नए जो डाटा आते हैं, जिसमें बहराइच सबसे पीछे रहता था, अब देश के अंदर जब बुनियादी ढांचे में पूरे देश में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग जारी होती है, तो अब देश के अंदर पहली रैंक स्थापित किया है बहराइच ने। कृषि में दूसरी रैंक आई है बहराइच की, और शिक्षा में बहराइच की आई है 4थी रैंक। ये है अब बहराइच की नई पहचान। बहनों और भाइयों, बहराइच की इस उपलब्धि के लिए नीति आयोग ने 21 करोड़ रुपए भी बहराइच जनपद को अलग से दिए हैं। अब तो बहराइच से खलीलाबाद के बीच में रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भी भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है, और गोरखपुर से शामली तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है। इसमें भी बहराइच से होकर के वह कॉरिडोर जाएगा। यानी ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, आने वाले समय में बहराइच उद्योग और निवेश के एक नए केंद्र के रूप में विकसित होगा। और निवेश का मतलब नौजवानों के लिए रोजगार, नौजवान के लिए नौकरी, महिलाओं के स्वावलंबन के कार्यक्रम, और इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए इस दौरान 12 कस्तूरबा बालिका विद्यालय को अपग्रेड किया गया है, 12वीं तक किया गया है। 32 राजकीय नवीन हाई स्कूल और राजकीय इंटर कॉलेज
2 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निर्माण का कार्य और उनके उन्नयन का कार्य किया गया है। 2 मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का निर्माण की परियोजना यहां चल रही है। और के साथ ही जो मैंने बताया था, दलित, वंचित, पिछड़ी जाति के 5 ऐसे लोग जो भरतापुर में विस्थापित हो चुके थे, उन सब के पुनर्वास के लिए भी उनकी एक नई कॉलोनी भरतापुर में बन रही है। बहनों और भाइयों, अब बहराइच रुकने वाला नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो ये कार्य डबल इंजन की सरकार ने किया है, यह तब संभव हो पाया है जब आपके द्वारा चुने गए विधायक दिन रात एक मेहनत करते हैं। जब मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लखनऊ दिल्ली में उसके लिए पैरवी करते हैं, सांसद जी दिल्ली में, विधायकगण लखनऊ में पैरवी करते हैं, तब ये योजनाएं आपके जिले में आती हैं, तब विकास की इन योजनाओं का लाभ आपको मिल पाता है। हम लोग भी बार बार आते हैं, इसीलिए आते हैं देखने के लिए क्या प्रोग्रेस है। बहनों और भाइयों, 17 के पहले यही तो समय, 17 के पहले 29वें समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वो तो 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे। चच्चू जब उनको बताते थे कि क्या होना चाहिए तो उनकी समझ ही आता था कि चच्चू बोल क्या रहे हैं। फिर 5 बजे जिम है, 6:30 7 बजे तक आए तो उसके बाद उनकी अपनी मोबाइल जम जाती थी और फिर प्रदेश के बंटाधार की सभी योजनाएं वहीं पे इनके द्वारा समाप्त कर दी जाती थी। विकास होता कैसे? यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता था, तब कोई विकास की योजना नहीं थी, कोई पुरसाहाल नहीं था, न सड़क थी, न बिजली थी, न गरीब के लिए आवास था, न राशन की सुविधा थी, न आयुष्मान की सुविधा थी। आज जो ये पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं कि पैसा तब नहीं था, पैसा तब भी था, लेकिन नीयत साफ नहीं थी। नीयत साफ नहीं थी, तब सिर्फ ये खानदान सारे पैसे को हड़प जाता था। कहीं चाचा ने, कहीं भतीजे ने, कहीं किसी और नातेदार रिश्तेदार ने, क्योंकि महाभारत के सारे रिश्ते वहां थे, सारे रिश्ते महाभारत के थे। खूब लूट खसोट चलती थी, खूब अराजकता फैलती थी, और अगर किसी ने आवाज उठा दी तो फिर उसके घर को ये लोग कब्जा कर देते थे। और आज मैं कह सकता हूं, आज योजना का लाभ मिल रहा है। 16 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 11 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। ये जनप्रतिनिधि जो मंच में बैठे हैं, जो पदाधिकारी मंच में बैठे हैं, या आप में से कोई व्यक्ति एक पत्र मुझे भेज देता कि हमारे परिवार का सदस्य बीमार है, पैसा नहीं है, तो मैं वहीं से डीएम को भेजता हूं कि भाई तत्काल इसका एस्टिमेट बना के मेरे पास भेजो, और तत्काल में मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा देता हूं। हम चेहरा नहीं देखते, हम जाति नहीं पूछते, लेकिन ये काम कर लेते हैं। बहनों और भाइयों, इसके लिए समय देना होता है, समीक्षा करनी होती है। सुशासन के लिए बिना भेदभाव के तुष्करण की नीति पर नहीं, बल्कि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की तमन्ना के साथ हम कार्य करते हैं, और एक लक्ष्य के साथ। जो सरकार गठन होने के समय हमने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगी, वो जीरो टॉलरेंस आज भी है। हमने पहले भी कहा था कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर सेना
तो दो ही जगह होगी, या जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई नहीं होगी। बहनों और भाइयों, आज परिणाम हम सबके सामने है और इसीलिए आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आपका एक निर्णय कैसे खुशहाली ला सकती है। बहराइच का उदाहरण है। ये जो सर्वे मैंने आपको, सर्वे हमारे नहीं है, किसी प्राइवेट एजेंसी भी नहीं है, देश की जो सबसे बड़ी है नीति आयोग, उसके सर्वे हैं और उस सर्वे में दिखता है कि एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। ये लंबी तैयारी इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे हैं, अच्छे लोग चुन करके भेजे हैं। इन लोगों की मेहनत, इनका प्रयास आज विकास के रूप में आप सबके सामने आता है और विकास की परियोजनाएं जब आगे बढ़ती हैं तो परिणाम आता है। और उसी परिणाम को देने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं, आपसे कहने के लिए कि बहराइच के पास इन संभावनाओं को और मजबूती देने के लिए आज बहराइच को फिर से उसकी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए, याद करिए ना, कभी भारत की सत्ता का संचालन का केंद्र बिंदु यह क्षेत्र करता था। याद करिए, भगवान राम के पुत्र लव ने श्रावस्ती को अपनी राजधानी बसाई थी। याद करिए, महाराजा सुहेलदेव और महर्षि बालार ऋषि, इन दोनों की भूमि ये पहले, फिर बहराइच पिछड़ा कैसे हो सकता था? ये पिछड़ा कैसे हो सकता था? ये बीमारू कैसे हो सकता था? और बहराइच नहीं था, बीमारू उस समय की सरकारों की मानसिकता, जिन्होंने अपने बीमारू मानसिकता के नाते आपको भी पीछे धकेल दिया था, आगे नहीं बढ़ने दिया था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई, आज बहनों और भाइयों आप देखते होंगे हर क्षेत्र में परिवर्तन। अब उपद्रव नहीं होता है, अब तो उत्सव प्रदेश के रूप में यूपी ने एक नई पहचान बनाई है। याद करिए, आज से 10 वर्ष पहले आप में बहुत से लोग होंगे जिन्हें देश के अंदर अलग अलग में जाने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। इससे पहले जाते अपनी पहचान छुपाते थे और अगर गलती से आपने पहचान बता दी थी तो लोग आपको हे दिसे थे, शंका करते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज आप जाइए, देश के अंदर कहीं जाएंगे, आपने यूपी बोल दिया, आपने बहराइच बोल दिया, आपने अयोध्या बोल दिया, सामने वाले के चेहरे पर चमक आती है और उसके इच्छा होती है, अगर वो 10 कदम दूर भी है तो 10 कदम चल करके वो आपसे गले मिलने का प्रयास करता है कि वाह, उत्तर प्रदेश की धरती से ये है आज आपकी पहचान। जहां पर पहचान पर संकट नहीं है, भारत की विरासत की भूमि बनकर के यूपी उभरा है। आज कोई भी अयोध्या आता है, अभिभूत होकर के जाता है, काशी आता है, अभिभूत होकर के जाता है, नैमिषारण्य आता है, अभिभूत होकर के जाता है, लखनऊ आता, अभिभूत होकर के जाता है, बहराइच आता है, देख करके ताज्जुब होता है, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में 4 लेन की कनेक्टिविटी बन रही है, बहराइच रेलवे लाइन से जुड़ रहा है, बहराइच इकोनॉमिक कॉरिडोर से बन रहा है, 750 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर बन रहा है जो गोरखपुर से शामली तक जा रहा है, बहराइच होते हुए जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये है विकास की यात्रा और उस विकास की यात्रा में आपको सहभागी बनाने के लिए आज मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सबसे मेरी अपील होगी, बरसात का समय है, बरसात के समय में हमने मच्छर और माफिया को तो समाप्त किया है, लेकिन आपसे अपील है, अभी भी वन्य जीवों का खतरा बना हुआ है। हर वर्ष वन्य जीवों के कारण, कभी मगरमच्छ के नाते,
कभी लकड़बग्गा के नाते, कभी लेपर्ड के नाते, कभी टाइगर के नाते कर्तनिया और उसके आसपास के क्षेत्र में व्यापक जनहानि होती है। सतर्कता और सावधानी, वन विभाग से भी और प्रशासन से मैं कहूंगा पेट्रोलिंग बढ़ाएं, लाइट की व्यवस्था करें, जिन घरों में दरवाजे नहीं वहां दरवाजे लगवाने की व्यवस्था करें, प्रशासन भी प्रयास करे और उन लोगों को सहायता भी दे जिन लोगों के पास दरवाजे नहीं, उनको घर बना करके दे। एक भी जनहानि होती है तो हमें पीड़ा होती है, हमें कष्ट होता है, उस व्यक्ति के साथ हमारी संवेदना जुड़ती है और इसीलिए जनहानि न हो, सतर्कता इसके लिए। कौन क्षेत्र हैं जो मगरमच्छ की दृष्टि से संवेदनशील हैं, वहां पे लोगों को सतर्क रखना, छोटे बच्चों को न जाने देना। कोई निकला है तो अपने हाथ में डंडा, मजबूत डंडा लेकर के चले, अगर अचानक कोई हमला रहा तो आप डंडा दिखा सके। तो जंगली जानवर भी भागेगा, रात्रि के समय नहीं जाना, क्योंकि ये जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी जलीय जीव होते हैं, ये हमला कभी भी कर सकते हैं और इसलिए उसके प्रति सतर्कता भी हमारी सब सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी वो। सरकार बिना परमिशन के उनको मारेगी तो तमाम पर्यावरण विशेषज्ञ और तमाम जीव जंतु संरक्षण के लिए काम करने वाले एनजीओ आज धमकेंगे। जब वो कहीं कोई जनहानि करता है तो हमें आकर के कठोर लेना होता है, लेकिन एक जीव सृष्टि की सहअस्तित्व को ध्यान में रखते हुए, जैव विविधता को देखते हुए, उनको भी नुकसान न हो, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है मनुष्यों को भी नुकसान न हो। इसकी सतर्कता आवश्यक है और इसके लिए मैं जनप्रतिनिधियों से भी चाहूंगा, ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत की समिति के सदस्यगण, जिला पंचायत के सदस्य और अध्यक्षगण, माननीय विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय सांसद, पूर्व विधायक, ये सभी लोग लगे, चेयरमैन, सभी लोग जाएं, छोटी छोटी बैठकें करें, अवेयरनेस पैदा करें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाएं। हमने ग्राम प्रधान का कार्यकाल बढ़ाया है, क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल बढ़ाया है, जिला पंचायत का कार्यकाल बढ़ाया है। इस पैसे का उपयोग कर दो उन लोगों के लिए, कितना अच्छा होगा। सरकार ने आपको फ्रीडम दे रखी है, पुण्य मिलेगा। एक एक व्यक्ति की जान को हम बचाने में सफल होंगे, उसका लाभ प्राप्त होगा और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। मैं बधाई दूंगा नानपारा के विधायक जी को और महसी के विधायक जी को। हमारे सभी विधायकगण हैं, उन क्षेत्रों में ही मैं जाने जा रहा हूं, लेकिन आज महसी और नानपारा की परियोजनाएं हैं। मैं इसके लिए रामनिवास वर्मा जी को, सुरेश्वर सिंह जी को हृदय से बधाई देता हूं इन परियोजनाओं की। आप सभी बहराइच वासियों को, नानपारा और महसी विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन को भी मैं बधाई देता हूं। ये जो आज सैकड़ों करोड़ की 70 परियोजनाएं आज इन दोनों विधानसभाओं के लिए दी जा रही हैं, इनसे आपके विकास को एक गति मिलेगी और वह गति आपके वर्तमान और भविष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगी। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को आज के इस दिन के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास करता हूं बहराइच को हम विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर करने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।